मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के जितने आरोप लग रहे हैं, इस पर जितना ज्यादा शोर मच रहा है, उसी रेशियो में ईडी और सीबीआई के छापे भी बढ़ते जा रहे हैं। विपक्षियों पर एक तरफा कार्रवाई की जितनी नारेबाजी हो रही है, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल विल से मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ अपने स्वच्छता अभियान को हवा दे रही है। आज करप्शन विरोधी मुहिम के खिलाफ देश के कई शहर नक्शे पर चमकने लगे। दिल्ली इसका सेंटर रहा, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव का नाम आगे आया। शराब घोटाले की जांच में अब अरविंद केजरीवाल का नाम सीधे सीधे उछलने लगा है। जांच के कुछ तार सीधे सीधे उन तक पहुंच रहे हैं। सीबीआई और ईडी ने आम आदमी पार्टी के आला कमान को रडार पर ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के बाद ईडी ने आज इसी तर्ज पर लालू यादव एंड फैमिली को भी घेर लिया। तेजस्वी यादव के बंगले पर रेड हुई, लालू के समधी के घर रेड हुई, तीनों बेटियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, लालू के सीए रांची वाले घर पर भी रेड की गई। तो इन तमाम छापेमारियों के बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम जांच एजेंसियों का। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सियासी भ्रष्टाचार वर्सेस तानाशाही अत्याचार। 24 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक नैरेटिव सेट होने लगा है। 14 से पहले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के शेरपा थे, अब खुद ही भ्रष्टाचार के इल्जाम में धंसे हैं। केजरीवाल के दोनों हाथ, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों फंसे हैं। बीजेपी को विरोध का मौका थाली में परोस कर मिला है। ईडी सिसोदिया के लिए 10 दिन की रिमांड की डिमांड कर रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दिल्ली दफ्तर के बाहर जमे थे। हंगामा आपके दिल्ली दफ्तर के बाहर ही नहीं, तिहाड़ जेल के बाहर भी हो रहा था। ईडी ने शराब घोटाले में तिहाड़ के भीतर ही सिसोदिया का हैंडओवर लिया है। शराब घोटाले में पहले सीबीआई ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था। सीबीआई से जमानत की सुनवाई से पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्त में लिया। केजरीवाल अपने दाहिने हाथ की सफाई में ट्वीट पर ट्वीट दागे जा रहे हैं। गुरुवार को ईडी की गिरफ्तारी के तत्काल बाद केजरीवाल का ट्वीट चहका। मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, बेल पर सुनवाई है। मनीष छूट जाते तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। शुक्रवार को केजरीवाल ने ट्वीट में सिसोदिया को भक्त प्रहलाद बताया। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, पर ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे, ना अब रोक पाएंगे। इससे पहले होली के दिन केजरीवाल सिसोदिया के लिए मौन व्रत पर बैठे थे, मगर बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जैन सिसोदिया तो झांकी हैं, केजरीवाल अभी बाकी हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा। इसी घोटाले में एजेंसियों ने केसीआर की बेटी के कविता को तलब किया है। के कविता एक दिन पहले से दिल्ली में है, मगर पेशी के लिए तारीख और वक्त उन्होंने खुद मुकर्रर किया है। जाहिर है कविता अपने पॉलिटिकल स्पेस का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे। इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है।
और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। आइए अब लालू परिवार का रुख करते हैं। जॉब फॉर लैंड स्कैम में अब ईडी की बारी है। पहले सीबीआई ने राबड़ी से पूछताछ की, लालू यादव से पूछताछ की। शुक्रवार को ईडी ने पटना से दिल्ली एनसीआर तक कुल 15 ठिकानों पर दबिश दी। इनमें डिप्टी सीएम सुपुत्र तेजस्वी से लेकर समधी जितेंद्र यादव और पूर्व विधायक अबू दुजाना तक शामिल हैं। आरजेडी का भी तर्क वही है, परेशान किया जा रहा है। मैं बार बार आगाह करता हूं भाजपा के मित्रों को, साहब कोई नहीं आया परमानेंट रूलर बन करके, किसी का शासन हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आपने इन एजेंसीज को जिस जगह पहुंचा दिया है, कल कोई आपके छत पे जाके बैठेंगे, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, तब भी हमें दुख होगा। लेकिन ये हमेशा स्मरण रखिएगा, इस परिस्थिति तक लाने का काम आपने किया। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां फैक्ट और फिगर पर चलती हैं, मगर सियासत सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव पर। 24 से पहले नैरेटिव खुद ब खुद सेट होता जा रहा है। सेंटर में आखिरकार परिवार और भ्रष्टाचार ही होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, खलीकुर रहमान, नेता बीआरएस, सतीश कुमार, विधायक आरजेडी, संजीव कौशिक, आप समर्थक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पूरा का पूरा विपक्ष आपसे यही सवाल पूछ रहा है, आप पर यही आरोप लगा रहा है कि अगर कोई आपके साथ आ जाए तो आपको लगता है कि उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, लेकिन विपक्ष में अगर कोई है तो पूरी की पूरी टीम लगा देते हैं आप उसे परेशान करने के लिए। ये पॉलिटिकल एजेंडा है आपका। देखिए, ये आपको भी पता है और हमारे विपक्ष के साथियों को भी पता है और देश की बहुत प्रबुद्ध जो जनता है उसको भी पता है कि कोई यूं ही न तो परेशान होता है, न किसी को एजेंसियां ट्रैप करती हैं, न कार्रवाई होती है और न कोई इतने समय लंबे समय तक जेल में रहता है। आधार होता है उसके पीछे कारण होता है। आप देखिए, जो सत्येंद्र जैन है, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे और वो कितने लंबे वक्त से जेल में है। अब अगर वो गलत जेल में है तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए था और छुड़ा कर लाना चाहिए था। मनीष सिसोदिया को लेकर तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप नीचे जाइए और कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हम कहते हैं कि चलिए, अगर हमारे साथ आप कह रहे हैं कोई गलत व्यक्ति है तो इतने सारे जो प्रखर विपक्ष है उसको जाना चाहिए, जनहित याचिका करनी चाहिए, ये कहना चाहिए साहब कि देखिए इनको पॉलिटिकल शेल्टर इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दरअसल ये बात वही है कि जब आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं, जब आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे ये कि नहीं साहब देखिए पॉलिटिकल शेल्टर होता है, पॉलिटिकल संरक्षण होता है और इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यही अरविंद केजरीवाल जी थे, किसका नाम लेते थे? शीला दीक्षित जी को कहते थे कि मैं आऊंगा तो 48 घंटे में जेल भेज दूंगा। लालू प्रसाद यादव महाभ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा और तमाम सारे नेताओं को लेकर कहा। तो हम तो वही कह रहे हैं कि देखिए ये काम हमारा, इस पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता और इसलिए नहीं बनता कि एजेंसियां इस देश की निष्पक्ष हैं, संविधान के दायरे में है, न्यायपालिका के दायरे में है, वो अपना काम कर रही हैं और देश की जनता देख रही है कि 200 करोड़ के घोटाले वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि हम आंदोलन से निकल कर आए हैं, जो कहते थे हम जनता की आवाज बनेंगे, जो कहते थे हम लोकपाल लेकर आएंगे, जो कहते थे हम आमरण अनशन कर रहे हैं और कल को हम कुर्सी पर बैठ गए तो हम भी ना बदल जाए, इसलिए हम आमरण अनशन कर रहे हैं। आज देश की जनता देख रही है कि कैसे शराब में मुनाफाखोरी कराने के लिए 5% से 12% अपने दोस्तों को कैसे कमवाया जाए
और 219 करोड़ का घोटाला कैसे किया जाए वो सबके सामने है। लेकिन त्रिपाठी तो ये जी, सब कुछ त्रिपाठी जी, सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है और जो सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, वो यही है ना कि सारा का सारा भ्रष्टाचार क्या सिर्फ विपक्ष में ही है? वो तमाम नाम जिन पर पहले कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अपनी अपनी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो अब पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ जांच चल भी रही है या बंद हो गई है, या चल भी रही है तो कहां तक पहुंच गई है। चलिए मैं आपको तो नहीं दूंगा, पर ये हमारे विपक्ष के साथी जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं को चुनौती देते हैं कि वो एक नाम बताएं ऐसा कि जिनकी जांच चल रही हो, बंद हो गई हो, जो हमारे साथ आए हो तो जब बंद हो गई हो। ये तो मैंने कहा ना कि देखिए, ये तो सबके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि छूट रहा है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपके सामने विकल्प खुला है, आप जाइए। जनहित याचिका के जरिए बहुत सारे मामले, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जनहित याचिका की। आप देखिए, एनआरएचएम स्कैम में जनहित याचिका हुई, सीबीआई जांच हो रही है, बहुत सारे लोग जेल के भीतर गए। तो आपको अगर लगता है कि आप पाक साफ हैं तो जाइए ना, लेकिन ये कहानी मत समझाइए कि साहब कल को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके साथ भी ऐसा करेंगे। इस डर में भारतीय ठीक है, मैं इन तमाम सवालों का जवाब लूंगी। तमाम विपक्षी नेता मेरे साथ हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है। चूंकि मामला कोर्ट में था, ईडी ने रिमांड की मांग की थी सिसोदिया की, 7 दिन की ईडी कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यानी आज राहत नहीं मिली मनीष सिसोदिया की को। पहले सीबीआई की जो रिमांड थी उसके खिलाफ जमानत में भी कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, और जब ईडी ने आज रिमांड मांगी तो रिमांड कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। 7 दिन की रिमांड में अब मनीष सिसोदिया को रहना होगा। 17 मार्च तक सिसोदिया ईडी की रिमांड में रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी आज कोई राहत कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को नहीं मिली है। गोनिका का सीधा रुख कर लेंगे। गोनिका, क्या डिटेलिंग रही आज के इस फैसले की? यानी कोई राहत नहीं है, अभी भी जेल में रहना होगा, कस्टडी में रहना होगा ईडी की सिसोदिया को। देखिए, तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि अब ईडी की कस्टडी में रहना होगा मनीष सिसोदिया को। अब तक तिहाड़ जेल में रह रहे थे, तिहाड़ जेल से आज उनको ईडी ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया। कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 10 दिन का नहीं बल्कि 7 दिन का फिलहाल रिमांड दिया गया है और 17 मार्च तक का ये कस्टडी है। 17 मार्च को दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस तब देखना होगा कि ईडी दोबारा रिमांड की मांग करती है। अगर रिमांड ईडी नहीं मांग करती है तो फिर मनीष सिसोदिया को जेल में ही भेज दिया जाएगा, यानी कि तिहाड़ जेल उनको 20 मार्च तक रहना होगा। लेकिन फिलहाल 17 मार्च तक का क्लियरेंस आ चुका है कि 17 मार्च तक, यानी कि आज से 17 मार्च तक मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी ने तमाम तर्क दिए थे कोर्ट में कि उनको कई जो गवाह हैं उनसे पूछताछ, उनसे आमना सामना करवाना है। कई लोगों को समन किया गया है, उन लोगों से आमना सामना करवाकर बिठाकर पूछताछ की करनी है मनीष सिसोदिया से, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको की समन दिया गया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के मोबाइल फोन्स को रिकवर किया जाना है। ईडी के पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जाना है और इसी को लेकर ईडी ने रिमांड मांगी थी। 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है। 17 मार्च को दोपहर 2 बजे ईडी दोबारा से प्रोड्यूस करेगा मनीष सिसोदिया को। तब देखना होगा कि ईडी रिमांड एक्सटेंड करवाता है या फिर मनीष सिसोदिया की रिमांड एक्सटेंड करने की मांग नहीं रखता है और फिर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ही भेज दिया जाएगा। यानी कि मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल 20 मार्च तक की कोई राहत नहीं है, क्योंकि 21 मार्च को उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, यानी अभी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भास्कर के पास चलेंगे। भास्कर, ना तो आज जमानत मिली बल्कि और रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की ईडी की कस्टडी में रहना होगा अब सिसोदिया को, जहां से उनसे तमाम पूछताछ किए जाएंगे। फिलहाल क्या हाल है अब आम आदमी पार्टी का? किस तरीके के रिएक्शन अब उनके सामने आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप इंतजार कर रही थी इस बात का कि एक बार कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, फिर उसके बाद वो मीडिया के सामने आएंगे। संजय सिंह पार्टी दफ्तर में बैठे हुए हैं बहुत देर से और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो, उसमें वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सीधा सीधा एक तरह से पार्टी लाइन तय है। ये बताया जाएगा कि सीबीआई के द्वारा जब कुछ नहीं मिला, जब जमानत मिलने वाली थी, फिर उसके बाद गिरफ्तारी की गई है ईडी के द्वारा और वहां से रिमांड लेने की कोशिश की गई, जो 7 दिन की रिमांड मिल भी गई अब ईडी को। तो ये एक तरह से फंसाने की कोशिश है, यही आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी फिर से एक बार कहेगी ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक इतनी जांच पड़ताल के बावजूद भी कोई सबूत अभी तक बिल्कुल भास्कर, देखिए यही कोर्ट रूम में देखने को मिला। आज ईडी ने तमाम तथ्य रखे, बड़े बड़े नाम आज उजागर किए, उसके बावजूद आज कोर्ट में फिर से यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम हो रहा है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं, आप दोनों का बहरहाल बहुत शुक्रिया।
कौशिक जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी शलमड़ी त्रिपाठी जी कह रहे थे, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियां कार्रवाई तो करेंगी ना, इस वजह से थोड़ी ना छोड़ देंगी कि विपक्ष का नेता है, हम पर आरोप लग जाएंगे। जांच होगी तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए प्राची, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है या भ्रष्टाचार के नाम पर केवल विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है। पिछले 8-9 वर्षों में देश के संवैधानिक संस्थाओं का कितना बड़ा मखौल उड़ाया है इन लोगों ने, उसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि देश के माननीय जो उच्च न्यायालय के सदन में बैठने वाले जो थे, उनके आंखों में लोगों ने आंसू बहते हुए देखा। लोगों ने देखा कि ईडी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, लोगों ने देखा सीबीआई का इस्तेमाल, लोगों ने देखा कि इन लोगों ने चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल कैसे किया। जब तक कोर्ट का फटकार नहीं लगे, चुनाव आयुक्त अपने मर्जी से काम करता है। ये हिंदुस्तान के उन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्षियों पर एक कॉकस बनाने का जो परंपरा इन लोगों ने कायम किया है, आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक है। ये आज की बात यदि कर लें, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जब एक नजर आप देखेंगे पूरे प्रक्रिया पे, आप हमें यह बताइए कि यह बात सही नहीं है कि सीबीआई के हिरासत के बाद में आज जो चर्चा होने वाली थी उसमें उनको जेल से बाहर निकलने की बात थी और उनको मिलने जा रहा था कि आप स्वतंत्र होकर बाहर होकर काम करेंगे। ये क्या है? मनीष सिसोदिया को जेल में रख करके और इस तरह से पूछताछ करने के पीछे मंशा क्या है? लेगा संजीव जी, ये जानकारी तो किसी को नहीं होती ना। आज सीबीआई के आप जिस मामले की जिक्र कर रहे हैं उसमें भी नहीं राहत मिली है मनीष ईडी का काम क्या है? ईडी का प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है? क्या यह है प्रवर्तन निदेशालय का काम कि कहीं कोई मूल अमाउंट तो दिखना चाहिए ना? आरोप क्या है? ईडी का आरोप यह है कि किसी ने कहा कि इतने पैसे की लेन देन हुई और उसके आधार पर किसी थर्ड आदमी के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इनसे पूछताछ किया जाए। पीएमएलए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है और जो लास्ट टाइम में आज जो दलीलें रखी गई है, वो कितना बड़ा खतरनाक है इस पूरे हिंदुस्तान के लिए कि ईडी के पास ये ताकत नहीं है उसके पास कि गिरफ्तारी करने के लिए दोष सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। पहले आप गिरफ्तार कर ले, उसके बाद में अपने कस्टडी में रखें जैसे चाहे वैसे। एक पहले से गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसके बाद के आधार पे, उसके स्टेटमेंट के आधार पे आप प्रताड़ना करते रहें। हिंदुस्तान की जनता बड़े गौर से देख रही है। विजय नायर का नाम लिया जा रहा है, ईडी ने आज विजय नायर का नाम लिया, प्रतिनिधि बताया अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। विजय नायर आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता है ना? विजय नायर मीडिया सेल को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? ईडी से यह बात पूछी जाएगी ना, जिस पैसे के लेन देन की बात हो रही है कहीं तो दिखे, यह घोटाला हुआ कहां, पैसे हैं कहां, ये तो बताए। क्या आपने अभी तक इकट्ठा किया है? और जिन आरोपों के बारे में तो लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन सबूतों के बारे में कौन चर्चा करेगा? कौन बताएगा कि कौन कौन से सबूत आपके बारे में है? कहां पैसे, कहां है? पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा रकम आपने लगातार पिछले साल से लेकर के अभी तक लगातार आपने उसको खंगालने का प्रयास किया, कहां गई ये पैसे? चलिए मैं इसका जवाब लूं शलमड़ी त्रिपाठी जी से। उससे पहले कांग्रेस से हमारे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ गए हैं। सापरा साहब, कांग्रेस का स्टैंड तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है, ईडी सीबीआई छापेमारी करती है तो आप उसे सियासी एजेंडा बताते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो ईडी सीबीआई गलत है या फिर आप लोग गलत हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस विषय में दो पहलू हैं। अगर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए जो लोग स्वराज की बात करते थे वो अगर शराब घोटाला करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनको मदद नहीं करेगी। और दूसरी बात क्या है कि ये शराब नीति कब बन रही थी? जब दिल्ली के अंदर सांसों का संघर्ष चल रहा था, जब कोविड था, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, उस समय ये शराब नीति बन रही थी इनकी। और दूसरी बात ये भी बनती है कि ये ओपन एंड शट केस है, वो चाहे 12% कमीशन का केस हो या फिर जो इन्होंने शराब के ठेके की संख्या बढ़ाई गई हो या फिर उम्र कम की गई हो, ऐसे अनेक सारे पहलू हैं जिसमें आम आदमी पार्टी नजर आता है कि ये शराब घोटाला जो है वो ओपन एंड शट केस है। जो लोग क्राउड फंडिंग की बात करते थे, वो शराब की फंडिंग से अगर अपनी पार्टी चलाने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनकी मदद नहीं करेगी। लेकिन हमारा बीजेपी से भी सवाल है कि जब ये शराब नीति बन रही थी तब उनके भी 7 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली के थे, उनके भी विधायक थे और उनके भी बहुत सारे काउंसलर्स थे। तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब मात्र कांग्रेस पार्टी थी जो इनकी शराब नीति के खिलाफ में आवाज उठा रही थी। तो आम आदमी पार्टी अगर गड़बड़ झाला करेगी, अगर घोटाला करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ में नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है, जहां तक दूसरे विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी की रेड हो रही है या सीबीआई की रेड हो रही है, वो निश्चित रूप से नजर आता है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। मैं उदाहरण के तौर पर संजय राउत का केस आपको बताता हूं। संजय राउत को अरेस्ट किया गया, 109 दिन जेल में रखा गया और फिर कोर्ट ने छोड़ते समय कहा
कि पर्याप्त सबूत नहीं जुटाए गए, इसीलिए इनको बेल दी जाती है। यानी आपके पास, एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और वो एक एक विपक्ष के नेता को अरेस्ट कर रहे हैं, उनका चरित्र स्टैंड कंफ्यूज करने वाला है। अगर या तो सीबीआई और ईडी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं, या तो वो सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। आप पर कार्रवाई होती है तो आपको लगता है सियासी है, वहीं सिसोदिया अगर जेल चले जाते हैं तो आपको लगता है बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, मैंने उनके भ्रष्टाचार का उल्लेख अलग से कर दिया है, लेकिन पूरा अगर देश के अंदर देखा जाए पिछले 8 वर्षों में क्या हो रहा है, ईडी और सीबीआई को अगर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए वापरा जाएगा, अगर उनको अपनी टूल किट का हिस्सा बनाया जाएगा या हथियार बनाया जाएगा या उससे विपक्ष को टेरराइज करने का प्रयास किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आवाजें उठेंगी। जब ईडी और सीबीआई जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टेरराइज कर रही हैं, और आप देख रहे हैं 5422 केस इन्होंने किए पिछले 8 वर्षों में, उसमें से मात्र 23 का कन्विक्शन हुआ। 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर अगर 4 गुना केस बढ़ते हैं और उसमें 95% मात्र विपक्ष के ऊपर केस होते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक चुनौती शलमबड़ी त्रिपाठी जी ने अभी दी थी, उस चुनौती का मैं जिक्र करूं सापरा साहब, उससे पहले एक रिएक्शन तमाम जो मेरे साथ खास मेहमान है उनका मैं ले लेती हूं। खलीकुर रहमान जी, नाम सामने आ रहा है, साउथ की लॉबी कहा जा रहा है, साउथ के लोगों से बात हुई खुलकर के, कविता का नाम सामने आ रहा है, उसे एक सियासी एजेंडा बताना बिना जांच के साबित हुए तमाम चीजों को, क्या ये ठीक है आपकी नजर में? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक शराब घोटाले का मामला है, इससे हमारी जो नेता है कविता जी का दूर दूर तक कहीं ताल्लुक नहीं, और ये सब जो है आरोप की बिना पे ये सब कार्रवाई की जा रही है, और ये कहा और सुने की बिना पे। पहले मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कार्रवाई की गई, फिर उसके बाद फिर वहां से जो कुछ भी नाम सामने आए उन, और फिर सीबीआई ने कहा कि उन्होंने कविता जी का जिक्र किया था। उसके बाद फिर आए हैदराबाद, 11 दिसंबर को कविता जी से उन्होंने पूछताछ की, और जो सीबीआई को डिटेल्स चाहिए थे, जो सीबीआई को डिटेल्स दरकार थे, कविता जी ने वो पूरे इंफॉर्मेशन सीबीआई को दे दिए थे। उसके बाद फिर से जब कविता जी ने महिला आरक्षण के मामले के बारे में बात की, और 10 यानी आज के दिन वहां पे जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट किया, उन्होंने तारीख तय की। ठीक है रहमान साहब, लेकिन ये तो जांच के बाद तय होगा ना, सवाल तो यही है, तो जांच के बाद तय होगा। और आप लोग तो खुद ही संगठित नहीं है, आप लोग तो खुद ही संगठित नहीं है। विपक्ष की एक चिट्ठी होती है, उस चिट्ठी पर कुछ लोग साइन करते हैं, कुछ लोग साइन नहीं करते हैं, यानी कुछ लोग मान रहे हैं ईडी सीबीआई ठीक काम कर रही है, कुछ लोग मान रहे हैं ठीक काम नहीं कर रही है। ये संगठित क्यों नहीं है आप लोग, ये भी सवाल है। मैं लौटूं आपके पास। जहां तक नहीं, मुझे कहने दीजिए पहले बात। जहां तक ईडी और सीबीआई का ताल्लुक है, ये जो एजेंसीज है और आईटी, ये जो एजेंसीज है, ये एजेंसीज बीजेपी के, भाजपा के कहने पे ये कार्रवाई करती है। तो चुनौती दीजिए ना आप कोर्ट में, आप प्रूफ कर दीजिए ना। आप सिर्फ अगर इसे पॉलिटिकल एजेंडा कह के सियासत करते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। देश में ईडी सीबीआई अपना काम तो करेंगी। मैं लौटूं आपके पास, एक सेकंड, मुझे आरजेडी से बात करने दीजिए। देखिए एक चीज, मुझे और मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास। 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, मुझे अपनी बात तो करने दीजिए, क्योंकि आप जब चैनल पे बुलाते हैं। बोलिए रहमान जी, बोलिए जी। देखिए, जहां तक विपक्ष के रहते, जब तक विपक्ष में रहते हैं उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं और उनको एक्यूज माना जाता है। जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो बिल्कुल दूध के धुले बन जाते हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी त्रिपाठी जी से। हालांकि एक चुनौती उन्होंने रखी थी, उस चुनौती पर भी मैं आप सबका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले सतीश कुमार जी, अगर कोई घोटाला हुआ है तो कैसे तय होगा कि घोटाला है या नहीं, कोई नेता इसमें शामिल है या नहीं? ईडी सीबीआई काम करेंगी ना, अपनी जो जांच एजेंसियां काम करेंगी ना, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आप लोग तो यहाँ सियासी हाय तौबा मचा रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है कि ईडी सीबीआई इस देश में आज पहली बार काम नहीं कर रही। काम उनको करने की आजादी है, इसीलिए बनाया गया है कि देश में किसी तरीका का वित्तीय गड़बड़ी होता है तो उसकी जांच ईडी या सीबीआई करे।
और पहले तो सीबीआई की इतनी विश्वसनीयता थी कि लोग मांग करते थे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अब इस तरीके से 2014 से लेके 2023 तक 10,552 छापे पड़े हैं और उसमें से किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है और सारे 96% छापे सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के पास में पड़े हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जिस केसेस में लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के ऊपर आज भी छापे चल रहे हैं, वो केस 2008 में दर्ज होता है, 2008 में जांच होती है, बंद कर दिया जाता है, फिर 2012 में दोबारा जांच होती है और ये कहा जाता है कि ये केस चलने के लायक नहीं है। लेकिन 2022 में पुनः उस केस को जीवित किया जाता है। इसलिए जीवित किया जाता है कि 2022 अगस्त में बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ में आते हैं और भाजपा सरकार से बेदखल हो जाती है। वही तो नीतीश कुमार हैं कहाँ? सतीश कुमार जी, वही नीतीश कुमार हैं कहाँ? छापे पड़ रहे हैं लालू यादव पर, एक ट्वीट तक नहीं है सर उनका। मुख्यमंत्रियों की जो एक बैठक होती है उसमें तक तो शामिल नहीं होते हैं। बात अब विपक्षी एकता की कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और वो जो ज्यादती कर रहे हैं उन ज्यादतियों का हम पर्दाफाश करेंगे। प्राची जी एक बात सुन लीजिए, जब सीबीआई पे हम चर्चा कर रहे हैं तो विपक्षी एकता की बात अलग है, लेकिन जब सीबीआई और ईडी अगर अपना काम कर रही है तो देश का सबसे बड़ा व्यापक घोटाला भ्रष्टाचार पर जो चिट्ठी थी उस पर सिग्नेचर नहीं है नीतीश कुमार के, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। और विपक्षी एकता से मेरा मतलब भ्रष्टाचार, मेरा मतलब इतना ही था कि जो बीजेपी कर रही है उसको कम से कम आप एक्सपोज तो कर दीजिए मिलकर। खैर आशुतोष वर्मा जी, चलमबड़ी त्रिपाठी जी ने तो चुनौती पेश कर दी कि आपके पास अगर नाम है तो उनके सामने रखिए और जाइए कोर्ट और बताइए कि ये वो नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं देखिए, ऐसा है कि सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए। सतीश बोलिए आशुतोष जी। देखिए, जिस तरीके से न्यायिक एजेंसीज काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद उनकी आंकड़ों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। भाई ईडी सीबीआई इतना करने के बाद भी, लालू जी को इतने सालों तक जेल में रखने के बाद भी वो महागठबंधन में बन जाते हैं और लालू नीतीश की एक महागठबंधन की जोड़ी हो जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है, कोई बीजेपी में नहीं गया। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार रेड डाली गई लेकिन बीजेपी में कोई नहीं गया और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को तोड़ नहीं पाए। ममता जी जो है वो अलग से उनके वहां रेड डाली जा रही है, लेकिन वो कह रही विपक्षी एकता के लिए मैं खड़ी हूं। उड़ीसा में बीजू पटनायक जी के वहां रेड डाली गई, उनके स्टाफ के वहां सर्च किया गया, सीएम ऑफिस में सर्च किया गया, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए खड़े हैं। केसीआर साहब के वहां किया गया, वो और मजबूत होते जाने। ये हो क्या गया है सीबीआई और ईडी को? ये लोग काम कैसे कर रहे हैं? इसके पहले तो बड़ा अच्छा काम होता था। भाई मुकुल रॉय को लेके आ गए तो बीजेपी में चले गए, नारायण राणे के वहां रेड डाली तो चले आए बीजेपी में, पीएम खांडू के वहां डाली वो चले आए, हेमंत बिश्व शर्मा के वहां डाली तो उन्होंने बिल्कुल पलट के खड़े आ गए। मुझे लगता है कि अब ईडी और सीबीआई में वो ताकत नहीं रह गई है, कुछ नया करना चाहिए। ये एक नई जांच एजेंसी पकड़ाई जाए, क्योंकि अब वैसे भी देखिए इतने केसेस करने के बाद भी इनका कन्विक्शन रेट खाली 5.5%, 1% भी नहीं रह गया है। तो कुछ और ज्यादा करें, क्योंकि विपक्ष को तोड़ने के लिए अब ये काम नहीं आ रहा है, कोई और नई टूल किट निकालनी पड़ेगी। ठीक है आशुतोष जी, लेकिन जिस मसले पर आप सब लोग मुखर हो रहे हैं उसमें कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कह रही है भ्रष्टाचारी है, ईडी सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस पर रिएक्शन लूं सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। चलमबड़ी त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल आपसे इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि तमाम विपक्षी दल अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस जरूर कह रही है कि सिसोदिया साहब भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। नारायण राणे का नाम, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम, शुवेंदु अधिकारी का नाम, ये वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन अभी आपके साथ है, इनकी कोई चर्चा भी नहीं करता। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि इतनी देर से हम सब बहस कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रभाव में हो रहा है, पॉलिटिकल कारणों से हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस के साथी ने तो स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी, हम धरना दे रहे थे, हम तो आंदोलन किया था हमने कि आम आदमी पार्टी ने, उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि नहीं, कोई इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। अब अगर ये चाहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार करने के बाद भी आप बच रही है, ये बताकर
कि नहीं हम राजनीतिकरण का इशू बनाएंगे, तो ये तो इस देश में नहीं हो सकता। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपने दर्जनों मोबाइल क्यों तोड़े? अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी सबूत मांग रहे थे, तो ये मोबाइल क्यों नष्ट किए गए, उनका जवाब देना चाहिए आपको। आपको ये भी बताना चाहिए कि तमाम सारे जो नाम खुल के आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैट निकल के आ रही है, जो 219 करोड़ का खेल निकल कर आ रहा है कि 219 करोड़ कमाने के लिए पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी चेंज की गई, किस तरीके से 5% से 12% कमीशन जो थोक व्यापारी थे शराब के उनको किया गया। और जो सबसे बड़ा महापाप था, जो एक सामाजिक महापाप था, कि हम हमेशा से कहते आए हैं मद्य विभाग नहीं होता, मद्य निषेध विभाग होता है, यानी कि मद्य को निषेध करना पर विभाग है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह गली गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोल के हमारे नौजवानों को बर्बाद करने का जो प्रयास किया, वो पूरा देश जानता है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो वैसे भी मशहूर है, कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बच्चों की कसम खाकर चुनाव लड़ लिया। कहे सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ले ली। कहे कोठी नहीं लेंगे, कोठी भी ले ली। कहे कि कोई अपने आसपास कोई तामझाम नहीं रखेंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। लेकिन उन नामों का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं जिन नामों का जिक्र अभी आशुतोष वर्मा जी ने किया था, नारायण राणे, सुवेंदु अधिकारी, हिमंता विश्व शर्मा। मैंने चुनौती दी है ना, और आशुतोष वर्मा जी चिकित्सक भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं। मैं तो कहूंगा कि यहां से निकलने के बाद स्टूडियो से जाएं और अपनी पार्टी की तरफ से पीआईएल करें। मैं तो कह रहा हूं पीआईएल करिए, जनहित याचिका करिए। ऐसा करके आप केवल राजनीतिक आरोप लगाकर नहीं बच सकते। बाकी इस देश में कौन भ्रष्टाचार है, किन लोगों ने अपनी घर की पार्टियों को खड़ा करने के लिए पब्लिक का पैसा लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, ये सबको पता है। ठीक है, आशुतोष के साथी बैठे हुए हैं। देखिए शलभ भाई ने बड़ी अच्छी बात करी भी, तो आपने कुछ ही नाम सुने, मैं कुछ नाम और बढ़ा दूं। और मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि सीबीआई काम नहीं करती। काम की स्पीड कैसे होती है ये देखिए। देखिए एक नाम आपने सुना होगा, सुरेंद्र पटवा है, ये एमएलए हैं भोजपुर से, भोपाल के। 30 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा से गमन किया है, इनके ऊपर एफआईआर हुई। आज तक सीबीआई ने चार्जशीट, सीबीआई रेड भी हुई, ईडी रेड भी हुई, चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई है। तो स्पीड देखते रहिए। मोहित कंबोज मुंबई बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, 67 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया पे फ्रॉड केस हुआ है, ईडी रेड हुई, लेकिन अभी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है। 5 साल पुरानी बात है। पीवीएस शर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं सूरत बीजेपी की, आईटी की रेड हुई, आय अधिक से ज्यादा आय संपत्ति पे उस पर केस चला, लेकिन चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। बहुत बड़े रेड्डी ब्रदर्स से आपने सुना कि लोहे की खदान बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में 600 करोड़ का गमन था, ईडी रेड हुई, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ। दुष्यंत सिंह के बारे में मैं क्या कहूं, पुरानी मुख्यमंत्री थी, उनके बेटे थे आईपीएल ललित मोदी, सब जानते हैं। आशुतोष जी जो चुनौती दे रहे थे शलभ त्रिपाठी जी, वो चुनौती आपने देखिए और नए नाम गिना दिए। मैंने पुराने नामों का जिक्र किया, आपने और नए नाम गिना दिए। कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि आपको चुनौती दे रहे हैं, आप जाइए ना पीआईएल दायर की कोर्ट में। मैं पीआईएल करूंगा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्पीड देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आदमी जो है 5 तारीख को रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस लेता है, इसका मतलब नौकरी नहीं करना पाता है। 6 तारीख को अपील करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए, 7 तारीख को बना दिया जाता है। आपको ये सब कुछ दिख रहा है तो चुनौती एक्सेप्ट करके पीआईएल दायर कर दीजिए ना। शलभ त्रिपाठी जी, शलभ त्रिपाठी जी की पार्टी और उनके एजेंडे को आप एक्सपोज कर दीजिए, आप एक्सपोज कर दीजिए। यही तो मैं बार बार कह रही हूँ। मैं आ रही हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। साथ चाहिए लोकतंत्र की हत्या जो हम लोग शब्द बोलते हैं, उसमें कई लोग मिलकर इसका जब साथ। अच्छा चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए शलभ त्रिपाठी जी, फिर मैं सापरा जी के पास जाऊंगी। देखिए ये लोकतंत्र की हत्या के नाम पे कमाने खाने और अपनी घर की पार्टी को प्रदेश की पार्टी बनाने का खेल अब चलने वाला नहीं है। सबको पता है कि कितना भ्रष्टाचार किया। ये जो गली मोहल्ले की पार्टियां हैं, देखते देखते पूरा का पूरा खानदान आता है, पूरा का पूरा खानदान प्रदेश पर कब्जा कर लेता है और किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं ये सबको पता है। तो ये तमाम सारे मंत्री बने और जनता के वोट को गली मोहल्ले की पार्टी करते हैं। आपका भ्रष्टाचार देश जानता है, कैसे खानदानी पार्टी आपने बना कर रखी है, पूरा देश जानता है। आप बना दीजिए ना, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मारामारी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मारामारी करते हैं। आप अभी गली मोहल्ले की 2 महीने में पता चल जाएगा कि आपने समाजवादी पार्टी को गली मोहल्ले की पार्टी कहा। हम गली मोहल्ले की पार्टी हैं और गली गली से भाजपा को हम लोग हटाएंगे। अच्छा एक एक करके आशुतोष वर्मा जी, एक एक करके ऐसे देखिए समय व्यर्थ जाता है, किसी की बात समझ में नहीं आते। एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आशुतोष जी, खैर सापरा जी, मेरा कहना यह है कि गली मोहल्ले की पार्टी ज्यादा शब्द यूज करने से पहले भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी को अपना इतिहास। अब एक सेकंड आशुतोष जी और शलभ त्रिपाठी जी, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। सापरा जी, गली मोहल्ले से ही शुरुआत रुकिए सतीश जी, एक सेकंड, सापरा जी की आवाज है, बोलिए। देखिए प्राची जी ऐसा है कि भारत में एक प्रथा चल पड़ी है कि पाप धोने के 2 ही तरीके हैं,
या तो गंगा में स्नान या फिर बीजेपी में छलांग। अभी आपने हेमंता बिस्वा की बात की, मुझे याद आ रहा है इनको बीजेपी पानी चोर कहती थी, सुवेंदु को सुवेंदु भाग कहते थे। आपने नारायण राणे जी का नाम लिया, तमाम सारे नाम लिए। आपने ये भी कहा कि क्यों नहीं पीएल करते हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो आज महाराष्ट्र की ईडी सरकार है, इसमें भी 5-7 नेता हैं इनके शिंदे गट के, जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई थी। प्रताप सरनाइक 1000 करोड़ से ऊपर का केस, भावना गवली मेंबर पार्लियामेंट 1000 करोड़ के ऊपर का घपला, उसी तरह से यामिनी थी यहाँ पर जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी में उनके हस्बैंड थे, वो एमएलए हैं, उनके ऊपर कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर का ईडी का केस। ये कहां गए सब केस? क्यों ठंडे बस्ते में? हमारा सवाल ये है कि ये ठंडे बस्ते में केस कैसे चले जाते हैं? जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो सदाचारी हो जाता है, नहीं जुड़ता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कब तक चलाएगी? इसका जवाब मैं ले लेती हूं। इनके ऊपर जो 50 खोखे की सरकार चला रहे हैं, 50 खोखे की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही, मैं इसका जवाब ले लेती हूं, लेकिन सापरा जी एक बात क्लियर कर दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बाकी विपक्षी दल हो, वो तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण है। यहाँ पर कांग्रेस क्या बीजेपी के साथ है? सरकार जो कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, उस पर आप संतुष्ट हैं? अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है उसके खिलाफ है। हम तो ये भी कहते हैं कि कर्नाटका में ईश्वरप्पा ने भ्रष्टाचार किया, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 40% की वहां पर छोटा सा रिएक्शन सरकार चल रही है, 40% की कमीशन खोरी चल रही है। ठीक है सापरा जी, मैं जवाब ले लूं चूंकि आपने सवाल उठाया। शलमबड़ी त्रिपाठी जी, छोटा सा रिएक्शन फिर बाकी मैं वहां पर रुकिए सापरा जी, अब सुन लीजिए जिसके 8 करोड़ जिसके घर से मिले। अरे बात तो सुनिए, 8 करोड़ रुपया घर से मिला। प्राची जी, आप मेरी बात को काट क्यों रहे हैं? प्राची जी, अरे मैं आपकी बात को नहीं काट रही हूँ सर, आपने जो सवाल पूछे, चूंकि समय सीमित होता है, उन सवालों के जवाब आने भी जरूरी है ना। सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई 8 करोड़ रुपया कैश, सिर्फ सवाल पूछना ही मकसद नहीं है ना। एक सेकंड, शलमड़ी त्रिपाठी कहाँ ईडी? जवाब दे दीजिए। तो इसका सापरा साहब बड़े स्पष्टवादी लगते हैं, ये सारे घोटाले की बात कर रहे हैं, पर इनको राहुल गांधी और इनकी नेता का घोटाला भूल जाता है, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ भ्रष्टाचार करके एक अखबार का कितना बड़ा घोटाला किया गया, उसकी भी बात कर लीजिए, वो भी बात करनी चाहिए। जो दामाद जी ने भ्रष्टाचार किया, जो दामाद जी ने तमाम सारे गरीब किसानों की जमीन रात भर में उलटफेर कर दी, उसकी भी बात कर लीजिए। अमेठी के भीतर जो सम्राट साइकिल घोटाला किया, बोलिए येडियुरप्पा के ऊपर घोटाला क्या था? तमाम सारे बोलिए रेड्डी ब्रदर की जमीन को लेकर आपने कांग्रेस पार्टी का जो ब्रदर को अटैक कब किया जाएगा? संपत्ति का घोटाला किया, उसकी भी बात कर लीजिए। ये तमाम सारे जो गांधी परिवार के घोटाले हैं, एमएलए की भी चर्चा होनी चाहिए। कैसे आपने किया घोटाला? जिसके घर से 8 करोड़ रुपया मिला है। चलिए ठीक है, शलमड़ी त्रिपाठी जी और सापरा जी, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और चर्चा का जो मूल विषय वो भटक जाएगा। लेकिन संजीव कौशिक जी, अभी शलमड़ी त्रिपाठी जी पूछ रहे थे कि जो ईडी ने बातें कही हैं वो जांच के बाद ही तो क्लियर होंगी। ईडी अपने फैक्ट्स की बात कर रही थी, बयानों की बात कर रही थी, जो लोग गिरफ्तार हैं उन्होंने क्या क्या कहा उसकी बात कर रही थी, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। प्राची जी, आपके सवाल के जवाब से पहले 2 लाइन उन मुद्दों पर भी जो अभी चर्चा चल रही थी। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ढीठ हैं कि ये लोग भी परिवारवाद की बात करते हैं कि राजनीति में परिवारवाद है। कल देखा लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हुए एक देश के नंबर 2 के बेटे को देखा लोगों ने, क्या क्वालिटी है, किस जगह से वो कहाँ पहुंचे हैं, लोगों ने देखा। और ये परिवारवाद पर हमें नसीहत यहाँ दिला रहे हैं। और मैं एडीआर की रिपोर्ट आज देख रहा था, 71 से ज़्यादा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 286% के हिसाब से उन लोगों की आर्थिक संपत्ति बढ़ी है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। एक तो ऐसे भी जो दिखे हैं 1306% उनकी संपत्ति बढ़ी है। ईडी कहां सोया हुआ है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? केवल विपक्षी पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। कितने ईमानदार हैं लोग, और कितनी साफगोई से ये बात कह देते हैं कि गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं, पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? यदि आप सही हैं तो बाहर निकल जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि आपको मर्डर केस में फंसा दिया जाए और कहा जाए कि यदि आप ठीक है तो बाहर निकल के चले आएंगे। अरे साहब, 2 दिन व्यवस्था पर यकीन है, लेकिन ईडी ने जो आज बातें कही उस पर आपका जवाब जान रही थी। बीजेपी से वो तमाम सवाल पूछ लिए गए कि आप लोग जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए। 2 दिन जेल में रहे, 2 दिन जेल में रहे, 2 महीने रहे या 2 साल रहे, यदि हम वहां से मुक्त होकर निकल जाते हैं और हम बरी कर दिए जाते हैं, कौन देगा इस हमारे वक्त का जवाब? कौन देगा? इसकी भरपाई कहां से होगी? और जानबूझ के दिखाई दे रहा हो कि क्यों डैमेज किए गए, विजय नायर किसके कहने पर बातचीत कर रहा था साउथ की लॉबी से, इन तमाम सवालों के जवाब भी आपकी पार्टी की तरफ से आने चाहिए संजीव कौशिक जी। खैर, मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।